हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में इन्फिटिक्यू प्रिपरेशन सीरीज में हमारा डे 14 है, जिसमें हम इन्फिटिक्यू डेटा स्ट्रक्चर का जो हमारा कोर्स है उसमें हमने पार्ट 1 जावा में भी कंप्लीट कर लिया है और पार्ट 1 पाइथन में भी कंप्लीट कर लिया है। पर आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। अब आपने एक बात यहाँ पे नोटिस करी होगी कि मैंने इसी वीडियो में जावा और पाइथन दोनों को कंसीडर कर लिया है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब आप इन्फिटिक्यू की वेबसाइट पे जाएंगे तो अगर आप पाइथन का पार्ट 2 देखेंगे तो हमने कहाँ तक कोर्स कंप्लीट कर लिया था, पार्ट 1 तक कर लिया था। ये हमारा पार्ट 2 है। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन के 2 पार्ट है। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है और अगर जावा पे जाएंगे तो जावा में कल ही मैंने वीडियो डाली थी, एक दिन पहले। तो जहां तक हमने यहाँ पे क्यू इंटरफेस यहाँ तक पढ़ लिया था, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स भी टॉपिक स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे भी जो है इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथम्स टॉपिक स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक सारी चीज़ें सेम है, जिसमें आपको एडवांस टॉपिक पढ़ना पड़ेंगे, जैसे कि ग्रीडी अप्रोच, फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया। इसी के साथ साथ सर्चिंग, शॉर्टिंग, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक सेम है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन अलग है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप एनवीटीक्यू वेबसाइट देख सकते हैं, बाकी सारे कंसेप्ट सेम है। इसीलिए मैं एक कंबाइंड वीडियो बना रहा हूँ। पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरे खुद के पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स है, ये अलग नोट्स है, पहले पार्ट वाले नोट्स नहीं है। ये अलग नोट्स है, एल्गोरिथम से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें कंसीडर करी है और एक और पीडीएफ बनाई है जिसमें मैंने रेफरेंस लिया है एनवीटीक्यू कोर्सेज का, कि कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट हमें एनवीटीक्यू कोर्सेज से मिले हैं, तो उनको भी हमने इसमें कंसीडर किया है। सारा कंटेंट अच्छा है एनवीटीक्यू की वेबसाइट पे, बाकी हमें जो कंटेंट स्पेसिफिक लगा है हम उससे रिलेटेड इस वीडियो में कंसीडर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही है। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये हमारा ब्लॉग है। यहाँ पे मैं आज दिन में 12-1 बजे तक यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर पेपर हो गए या फिर अभी तक हमने जितना पढ़ा है, डीबीएमएस, पाइथन, एप्टीट्यूड, सारे पेपर में यहाँ पे जो है पब्लिश कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। इसी के साथ साथ लिंक पे जाके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक ही जगह मिल जाएगा। टेलीग्राम पे काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं कि एक जगह सब कुछ नहीं मिल पा रहा है, पीडीएफ ढूंढने में मुश्किल हो रही है, इसलिए यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हम एनवीटीक्यू का जो पार्ट 2 है उसमें क्या पढ़ने वाले। देखिए, दोनों पार्ट्स में एल्गोरिथम है। मुझे आपको एल्गोरिथम शुरुआत से समझाना पड़ेगा कि एक्चुअली में एल्गोरिथम सही क्या। इसी के साथ साथ फिर हम एडवांस टॉपिक पे भी जाएंगे, जैसे कि हैशिंग और हैश टेबल, जिससे कि अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम, जब हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा था, तो डेटा स्ट्रक्चर हमने क्यों पढ़ा था कि हमें अगर डेटा को प्रोसेस करना है, स्टोर करना है, जिससे कि हम उसको यूजफुल तरीके से यूज कर सकें और रिट्रीव कर सकें जब हमें उसकी ज़रूरत हो। तो एल्गोरिथम का ये मतलब रहता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहता है, जिससे कि हम कुछ परफॉर्म करते ऑपरेशंस या एक्शन। ठीक है, क्या होता है कि हमें कुछ भी स्टेप्स, जैसे कि हमें कहीं, मान लीजिए मुझे इंदौर से भोपाल जाना है, तो इंदौर से भोपाल जाना है तो मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके भी ये करूँगा कि मुझे यहाँ से सबसे पहले बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जाना है और वहां जाके मुझे कौन सी ट्रेन पकड़नी, कौन सी बस स्टैंड से बस पकड़नी है। तो ये एक पाथ हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिससे कि हमारे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होते हों। और अगर हम ऐसा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड एग्जांपल लें, तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं जैसे एडिशन ऑफ 2 नंबर का, तो सबसे पहले फिर आप वेरिएबल को देखते, फिर उसके बाद आप इनपुट डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे ऐड करते, फिर डिस्प्ले करवा देते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। तो एल्गोरिथम में क्या होता है, ये इनपुट लिस्ट को लेता है और प्रोसेस करता है स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, और आउटपुट एज अ लिस्ट दे देता है। ठीक है, एल्गोरिथम का डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये इनपुट लिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप मेथड जिससे कि हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम को या टास्क को कर रहे हैं। उसके बाद कुछ प्रोसेस होती है और हमें आउटपुट लिस्ट दिख जाती है। एल्गोरिथम इंडिपेंडेंट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, आपको ये याद रखना है। 2 क्राइटेरिया रहते हैं एल्गोरिथम को जज करने के, करेक्टनेस एंड एक इफिशियंसी। उसमें करेक्टनेस कितनी है और इफिशियंसी कितनी है उसकी। ठीक है, ये याद रखिएगा। कॉमन टर्म्स जो कि यूज होती है एल्गोरिथम में, आपको ये याद रखना है। वेरिएबल, जिनको यूज करके हम राइट करते हैं एल्गोरिथम को। वेरिएबल नाम होता है मेमोरी लोकेशन का, जहां पे हम स्टोर करते हैं डेटा। डेटा टाइप क्या होता है? सेट ऑफ वेरिएबल टेक्स इट वैल्यू। डेटा टाइप वही कि किस टाइप का डेटा है, कौन सी वैल्यू आने वाली। स्टेटमेंट मतलब लाइन ऑफ कोड। तो ये क्या होता है? कॉमन टर्म्स जो कि यूज हो रही है एल्गोरिथम्स में।
प्रॉपर्टीज क्या होती है एल्गोरिथम की? इनपुट। इनपुट रिफर करता है कि एल्गोरिथम यूज करती है वैल्यू फ्रॉम अ स्पेसिफिक सेट, जैसे कि मैंने लिस्ट एज अ इनपुट दे दिया तो वहां से वैल्यूज आ रही है, ठीक है। आउटपुट का मतलब क्या रहता है कि ईच स्पेसिफाई इनपुट के लिए एटलीस्ट वन क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है। प्रिसिशन का मतलब होता है कि स्टेप्स को डिफाइन करना है, प्रिसाइजली डिफाइन करना। ये एल्गोरिथम की सब मैं बात करूँ तो ये प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपसे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो हम इसीलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि सिर्फ क्वालिफायर राउंड निकाले और फाइनल राउंड और इसका ध्यान ही नहीं दे। हमें अगर हम नोट्स पढ़ रहे हैं या हम किसी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं तो हमें आगे की भी सोचना पड़ेगी क्योंकि हमारे पास आगे भी बहुत सारे राउंड्स है। करेक्टनेस की बात करें तो इनपुट क्या डिफाइन हुआ है पर फर्दर आउटपुट करेक्ट होना चाहिए, इसको हम करेक्टनेस बोलते हैं। फिटनेस ये होता है कि एल्गोरिथम प्रोड्यूस करती है आउटपुट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स और ईच इनपुट। कुछ बहुत सारे इनपुट रहते हैं, उनके अलग अलग डिफरेंट आउटपुट आते हैं, वो फिटनेस के अंदर आते हैं। डिटर्मिनेशन रिजल्ट शुड बी गारंटीड। अगर हमने कुछ प्लस किया है तो उसका प्लस का आंसर सही आना चाहिए। जनरलिटी ये रहती है कि हम सारी प्रॉब्लम्स पे प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं। इस टाइप से ये कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि डेफिनेटनेस और फिजिबिलिटी, जो कि एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाना चाहिए आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ये प्रॉपर्टीज है, आपको ध्यान रखनी है, कभी भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है। अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखिए कि हम एनालाइज क्यों कर रहे हैं एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम की हमें जरूरत क्यों पड़ी, उसको हमें एनालिसिस क्यों करना चाहिए। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे कोई भी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब है ना हमारे पास क्या है कि मान लीजिए हम एक स्टूडेंट और क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्स्टली सपोज वी हैव टू फाइंड द टॉप स्टूडेंट इन द क्लास। एक क्लास है और उसमें हमें ये फाइंड करना है कि यहाँ पे टॉपर कौन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि हमें टॉपर स्टूडेंट को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है और हमने उसको डिवाइडेड कर दिया है 3 सब सेक्शन में, जैसे कि एल्गोरिथम 1, एल्गोरिथम 2 और एल्गोरिथम 3, ठीक है। दिस आर द 3 सेक्शंस दैट वी डिवाइडेड इनटू टू फर्दर दी सॉल्व द प्रॉब्लम। और हमको ये भी फाइंड करना है कि कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट होगी जिससे कि हम एनालिसिस कर सकें एल्गोरिथम का, या हम हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकें। जैसे कि ये प्रॉब्लम है, एल्गोरिथम 1 बना दी, 2 बना दी, 3 बना दी। अब इन तीनों में से कौन सी अच्छी है, क्योंकि तीनों जो है वो ऑपरेशंस तो एक ही परफॉर्म कर रही है, पर तीनों में से हमारे लिए कौन सी बेस्ट है, ठीक है। तो क्या होता है एल्गोरिथम एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एल्गोरिथम एनालिसिस हमें यह बताती है कि कौन सी एल्गोरिथम मोस्ट इफिशिएंट है टाइम और स्पेस कंज्यूम के बीच में। क्योंकि हम सबसे ज्यादा चीज क्या देखते हैं, अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो अगर उसको कुछ मेमोरी की जरूरत है, ठीक है, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर ले, मेमोरी की जरूरत है, तो हमें स्पेस भी देखना है और टाइम, कितने समय में वो खत्म हो रही है, कितने समय में वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो रही है, तो हमें ये चीज देखना है। इसीलिए हम एनालिसिस करते हैं एल्गोरिथम का। तो गिवन प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे डिजाइन है एल्गोरिथम करने के लिए, मतलब बहुत सारे वेज है जिससे कि हम डिजाइन कर सकते हैं एल्गोरिथम। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम हमें यह बताता है कि कौन सी एल्गोरिथम को हमें चूज करना है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम हम इसीलिए करते हैं, आपको इसलिए ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे नोट्स है, मैंने सब कुछ कवर किया है यहाँ पे। इसी के साथ साथ 2 इफिशियंसी और कॉम्प्लेक्सिटी होती है। अब देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एल्गोरिथम को हमें परफॉर्म करना है या हमें एल्गोरिथम को जो है परफॉर्मेंस उसका मेजर करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारी एल्गोरिथम जो है कौन सी एल्गोरिथम बेस्ट है टाइम और स्पेस के रूप में, ठीक है। तो जब हम परफॉर्मेंस एनालिसिस निकालते हैं एल्गोरिथम का तो 2 चीजें आती है जिसको हम बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट डू यू मीन बाय दिस पॉइंट? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की क्या होती है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है प्रोग्राम को टू रन टिल इट्स कंप्लीशन, ठीक है। मतलब प्रोग्राम को टोटल कितना टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट होने में, जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाता। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये रहता है कि टोटल कितनी स्पेस रख रही है एल्गोरिथम को टू रन टिल इट्स कंप्लीशन, ठीक है। अब देखिए टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लॉट ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि हार्डवेयर कौन सा, ओएस कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, एक्सेट्रा। क्योंकि हम तो यही चाहेंगे, जैसे मान लीजिए हमें वो टॉपर निकालना है क्लास में, तो हम क्या, हमारे पास 3 एल्गोरिथम है, तो जो एल्गोरिथम सबसे फास्ट वर्क करेगी, टाइम कम लेगी, स्पेस भी कम लेगी, हम उसी को चूज करेंगे। पर वो डिपेंड करती है लॉट ऑफ फैक्टर पे, ठीक है। वी डू नॉट कंसिडर एनी दोज ऑफ फैक्टर वाइल एनालाइजिंग द एल्गोरिथम, वी ओनली कंसिडर द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। ये याद रखना है, जब हम एनालिसिस करते हैं इन एल्गोरिथम का तो हम इनका यूज नहीं करेंगे, ये सिर्फ परफॉर्मेंस एनालिसिस है एल्गोरिथम का,
इफिशियंसी कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए। जब हमारी एग्जीक्यूशन होगी एल्गोरिथम की, मीन्स जब हमारा एग्जीक्यूशन होगा तो उसके लिए ये जो है ये काम आएगा हमें, ठीक है, आपको ये याद रखना है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हमें स्वैप करना है 2 नंबर को, तो देखिए स्वैप ऑफ 2 नंबर के कितने लॉजिक है, बहुत सारे लॉजिक हैं, हमने तो काफी सारे पढ़ रखे हैं, लेकिन जो मोस्ट यूज्ड लॉजिक है वो क्या है कि अगर हमारे पास a इज इक्वल टू 2 b इज इक्वल टू 3 है और हमें a की वैल्यू 3 चाहिए और b की वैल्यू 2 चाहिए, मतलब स्वैप करना है, तो थर्ड वेरिएबल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्या लेता है, मोर स्पेस लेता है। अब हम यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं कर रहे, देखिए a इज इक्वल टू a प्लस बी करा 2 प्लस 3 5, फिर b में से a माइनस बी करा 2 माइनस 3 क्या हो गया -1, और a इज इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू आ रही a प्लस ए बी 5 आ गया। फिर यहाँ पे b की वैल्यू तो 3 ही थी क्योंकि अभी तक b में कुछ नहीं हुआ, a में नई वैल्यू इनिशियलाइज हो गई 5, फिर 5 माइनस 3 2 आ गया, तो b में क्या चला गया 2 और a में क्या आ गया 3। तो ये क्या है, लेस स्पेस ले रहा है, तो मतलब एक स्टोरेज यहाँ पे जो है रिमेनिंग रह जाएगा, बच जाएगा। तो आपको सिर्फ एक ही याद रखना है कि टाइम और स्पेस के रिस्पेक्टिव में हम किस टाइप से बात कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है। देखिए हमने इफिशियंसी पढ़ी, दो इफिशियंसी पढ़ी कि एल्गोरिथम की इफिशियंसी हम किस टाइप से निकालते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशन क्या होता है, देखिए जब भी हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बताना। देखिए हमने यहाँ पे दो जज क्या पॉइंट करे, हमने यहाँ पे दो पॉइंट पढ़े थे शुरुआत में कि कोई भी एल्गोरिथम को जज करने के दो क्राइटेरिया होते हैं, करेक्टनेस और इफिशियंसी, ठीक है। इफिशियंसी है, हमने स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाली। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशन की मदद से हम एनालिसिस कर सकते हैं रन टाइम परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम, कि वो रन टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन को यूज करके हम डिस्क्राइब करते एसिम्प्टोटिक अप्रॉक्स रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम बाय डिफाइनिंग अ फंक्शन f ऑफ n वेयर n इज द इनपुट साइज। देखिए मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी में हमें अगर किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन यूज करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन रन टाइम एनालिसिस करता है, रन टाइम परफॉर्मेंस एनालिसिस करता है एल्गोरिथम का। एसिम्प्टोटिक नोटेशन को यूज करके हम अप्रॉक्स रनिंग टाइम डिस्क्राइब करते हैं एक फंक्शन की मदद से, ठीक है। एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है। अब देखिए जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, टाइम रिक्वायर्ड होता है एल्गोरिथम के द्वारा, वो 3 केसेस में जाता है, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस। आपको सब समझने यहाँ पे सब समझ आने वाला है क्योंकि मैंने हर चीज यहाँ पे कंसीडर करी है, कवर करी है। बेस्ट केस का मतलब ये होता है कि मिनिमम टाइम लग रहा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। और एवरेज केस का क्या मतलब होता है कि एवरेज टाइम लग रहा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए। वर्स्ट केस का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम लग रहा है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए। आपको यह बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, टाइम जो रहता है एल्गोरिथम के द्वारा लिया जाता है उसमें 3 टाइप्स आते हैं, बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट। एग्जाम्पल लीनियर सर्च का ले लेते हैं। लीनियर सर्च एक सर्चिंग टेक्निक होती है जिससे कि हमें अगर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो दिस आर दी सम सर्चिंग टेक्निक्स एंड लीनियर सर्च इज दी बेसिक टेक्निक। तो लीनियर सर्च सबसे फर्स्ट टेक्निक होती है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 10, 50 और 90, ठीक है। इसमें से हमें 90 को सर्च करना है, नहीं हमें सर्च करना है एलिमेंट 10 को। तो यहाँ पे अगर मिनिमम टाइम लग रहा है तो बेस्ट केस है, फर्स्ट पोजीशन पे हम डायरेक्ट कर लेंगे। अगर हमें 90 एलिमेंट को सर्च करना है तो ये वर्स्ट केस है क्योंकि मैक्सिमम टाइम पहले हम इसको सर्च करेंगे, फिर ये आएगा हमारे पास, फिर ये आएगा। और अगर हमें सर्च करना है एलिमेंट 50 को तो एवरेज टाइम मतलब एवरेज केस। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस क्या होता है, ठीक है। वी हैव टू कंपेयर विथ ऑल एलिमेंट फॉर n कंपेरिजन एंड n टाइम विल बी रिक्वायर्ड। अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कितने भी कंपैरिजन हो सकते हैं क्योंकि ये एलिमेंट सीरीज अभी बहुत छोटी है, यहाँ पे बहुत बड़ी एलिमेंट सीरीज हो सकती है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन की मदद से हम कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एल्गोरिथम, और ये एनालिसिस इंडिपेंडेंट रहता है मशीन टाइम प्रोग्रामिंग स्टाइल के, क्योंकि हमें एल्गोरिथम के कुछ फैक्टर्स को भी कंसीडर करना पड़ता है जिससे कि हम हमारी प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से सॉल्व कर सके। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशन की मदद से हम एनालिसिस तो कर पा रहे हैं एल्गोरिथम का, लेकिन इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन को यूज करके हम कैलकुलेट करते हैं रनिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ।
तो यहाँ पे 3 टाइप होते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशन के, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन और थीटा नोटेशन। देखिए बिग ओ नोटेशन अपर बाउंड रहता है, ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड रहता है और थीटा नोटेशन टाइट बाउंड रहता है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये लीनियर सर्च है, 10, 50 और 90 है। अगर 10 एलिमेंट को सर्च करना है तो क्या था हमारे पास, बेस्ट केस था, तो रिप्रेजेंटेड बाय, यहाँ पे हम इसको करेंगे बिग ओमेगा नोटेशन, ठीक है, बेस्ट केस, क्योंकि ये बेस्ट केस है। और 90 एलिमेंट को कंपेयर करना है तो सारों से कंपेयर करना पड़ेगा, 10, 50, 90, तो ये क्या हो गया वर्स्ट केस, मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे बिग ओ नोटेशन। और 50 एलिमेंट मतलब एवरेज, तो ये क्या हो गया 50 एलिमेंट मतलब थीटा नोटेशन मतलब टाइट बाउंड, तो यहाँ पे हम एवरेज केस से इसे कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एग्जांपल से आप पूरा अच्छे से समझ गए होंगे। बिग, यहाँ शुरुआत में ही उन्होंने बता दिया कि लोअर बाउंड है तो हमें पहले ही समझ जाना चाहिए, ये अपर बाउंड है तो हमें ये भी समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसलिए ये बिग ओ नोटेशन की जरूरत पड़ी है। बिग ओमेगा नोटेशन मतलब लोअर बाउंड है तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। बिग ओ नोटेशन, बिग ओ नोटेशन का मतलब क्या होता है, ये नोटेशन को यूज करके हम एक्सप्रेस करते हैं अपर बाउंड ऑफ एन एल्गोरिथम रनिंग टाइम, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द वर्स्ट केस ऑफ एन एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये रिप्रेजेंट करता है वर्स्ट केस एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, मतलब लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम लगना एल्गोरिथम के लिए उसको कंप्लीट होने में, ठीक है। एक बात याद ध्यान रखिएगा, ये एक डायग्राम है जिसे आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। बिग ओमेगा नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन लोअर बाउंड रिप्रेजेंट करता है एल्गोरिथम रनिंग टाइम का, और ये रिप्रेजेंट करता है बेस्ट केस ऑफ एन एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब कि मिनिमम टाइम लगना एल्गोरिथम को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन का मतलब ये होता है कि ये रिप्रेजेंट करता है एवरेज केस ऑफ एन एल्गोरिथम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हमने बेस्ट देख लिया, वर्स्ट देख लिया, अब हम देख रहे हैं एवरेज केस, ठीक है। ये लोअर बाउंड, ये टाइट बाउंड बताता है लोअर बाउंड एंड दी अपर बाउंड। एसिम्प्टोटिकली मतलब बीच का बताता है एल्गोरिथम ऑफ रनिंग टाइम। दीज आर दी 3 टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन, क्या क्या है, बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको काम आने वाले, इंटरव्यू में क्वेश्चंस हो जाते हैं एल्गोरिथम से रिलेटेड। अब देखिए ईच एल्गोरिथम में कुछ 4 चीजें रहना चाहिए, स्पेसिफिकेशन मतलब कि डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्री कंडीशन मतलब क्या कंडीशन है इनपुट पे, हम एक्चुअली में इनपुट से क्या, हम इनपुट से और प्रोसेस से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बॉडी ऑफ द एल्गोरिथम, बॉडी ऑफ द एल्गोरिथम का मतलब ये होना चाहिए कि सीक्वेंस ऑफ क्लियर टास्क होना चाहिए, ठीक है। और पोस्ट कंडीशन मतलब कि कंडीशन क्या लग रही है आउटपुट पे, तो ईच एल्गोरिथम में ये तो होना ही चाहिए। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमने पढ़ लिया है, अब ये रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, एक बात ध्यान से देखिए, ये काफी अच्छे नोट्स है, मैंने मेरी जब प्रिपरेशन करी थी उसके दौरान बनाए थे, तो आपको बहुत काम आने वाले। रेट ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब होता है, देखिए द ग्रोथ रेट ऑफ एन एल्गोरिथम इज रेट एट विच द रनिंग कॉस्ट ऑफ एन एल्गोरिथम एज द साइज ऑफ इनपुट ग्रो, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, पेंट ब्रश खोल लेता हूँ, विजुअलाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है, आपको समझ भी आ जाएगा और इसमें आपको सब पता भी चल जाएगा कि किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। देखिए रेट ऑफ ग्रोथ का क्या मतलब है कि मेरा इनपुट है, ठीक है। अब मैंने इनपुट में क्या करा, मैंने इनपुट में सिर्फ 5 वैल्यू ही दी, ठीक है। अब मेरी 5 वैल्यू दी, मेरा इनपुट बढ़ रहा है, जैसे मेरा इनपुट जो है वो 5 से 10 हो रहा है या 20 हो रहा है, ठीक है। तो मेरा इनपुट जब बढ़ रहा है तो मेरी रेट ऑफ ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जो ग्रोथ रेट है एल्गोरिथम की वो ऐसी रेट है जहां पे रनिंग टाइम कॉस्ट जो रहती है एल्गोरिथम की वो ग्रो होती है जैसे जैसे इनपुट साइज जो रहता है वो ग्रो होता है। तो आप यहाँ पे एक ध्यान से देखिए, ये रेट ऑफ ग्रोथ है और ये इनपुट की साइज है, मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ, हाँ, तो ये रेट ऑफ ग्रोथ है और ये एन इनपुट ऑफ साइज है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से पहले बढ़ा फिर ज्यादा बढ़ गया, फिर इस टाइप से रेट ऑफ ग्रोथ है, जैसे जैसे इनपुट बढ़ रहा है ये भी बढ़ती जा रही है। तो अगर रेट ऑफ ग्रोथ हाई है तो एल्गोरिथम स्लो हो जाएगा, आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर रेट ऑफ ग्रोथ हाई हो जाएगी तो एल्गोरिथम स्लो हो जाएगा। वी सिलेक्ट दोज एल्गोरिथम देयर रेट ऑफ ग्रोथ इज लेसर, तो हमें उन एल्गोरिथम को सिलेक्ट करना है जिनका रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, लेसर है, क्योंकि हमें हमारी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, ना कि हमें इतना टाइम लगाना है कि हमारे पास बहुत टाइम और स्पेस है तो हम उसी एल्गोरिथम को लेंगे जिसका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो लेसर है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 64, तो ये सब पता है, ये कन्वेंशन है, कन्वेंशन की बात करें तो ये फॉर्मूलाज है,
फॉर्मूलाज की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है कि जैसे हमें पर्टिकुलर रेट ऑफ ग्रोथ मिल रही है तो ये 2 टू द पावर n से चालू हुआ, फिर n क्यूब, फिर n स्क्वायर, फिर n log 2 बेस n, फिर n, फिर log 2 बेस n। तो ये फास्ट और बेस्ट है। जैसे कि जितनी रेट ऑफ ग्रोथ कम होगी हम उसको कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे 2 टू दी पावर n है वो सबसे ज्यादा है, मतलब ये मैक्सिमम टाइम लेगा और हमें इतना नहीं है, यहाँ पे हमारी एल्गोरिथम बहुत स्लो हो जाएगी। ये फास्ट है और बेस्ट है। जैसे n इज इक्वल टू 64 लिया तो सब में आप वैल्यू रखिए, जैसे कि 2 टू दी पावर n, तो अब यहाँ पे 64 है, तो अब कितना लंबी कैलकुलेशन है, फिर 64 टू दी पावर 3, फिर 64 टू दी पावर 4, फिर ये सॉल्व करना है, फिर n इज इक्वल टू 64। अब ये log 2 टू दी पावर n कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, log 2 टू दी पावर 8 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, मतलब सिर्फ 8 स्टेप से लगी। तो यहाँ पे कैसे हमें फाइंड करनी है, हमें ये एक चीज देखनी है कि कितनी हमारी रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि रेट ऑफ ग्रोथ उसी को कंसिडर करना है जो लेसर हो। आई थिंक ये आपको चीजें समझ आई होगी। टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक में बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन हमने पढ़ लिया है, ये मैंने आपको बता दिया है। परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे करते हैं हम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम देख चुके हैं। अब देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ ऐसी होती है और उनके कुछ नेम होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि 1 है तो उसको कांस्टेंट बोलते हैं, log n है तो लॉगरिथम, n है तो लीनियर, n log n है तो लीनियर लॉगरिथम। अब इसका मतलब समझ आया आपको, मैंने यहाँ पे क्यों नहीं बताया था, क्योंकि ये टेबल से मैं आपको समझाना चाहता था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, दिस आर दी सम डिफरेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी and in which we are performing the operation. So the algorithm, their rate of growth is lesser, we consider for it the continuation process। ठीक है, तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। जैसे कि ये 2 टू दी पावर n फैक्टोरियल था, फिर एक्सपोनेंशियल, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर लॉगरिथम कांस्टेंट। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हम रेट ऑफ ग्रोथ को समझ रहे हैं। टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन हमने देख लिए हैं। अब एल्गोरिथम एनालिसिस को करते हैं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कैलकुलेटेड होती है दो वे में। ठीक है, एक प्रायरी एनालिसिस, एक पोस्टीरियर एनालिसिस। अब ये चीजें क्या होती है, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है पर आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनालाइजिंग द एल्गोरिथम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रायरी एनालिसिस में हम थ्योरेटिकल एनालिसिस रहता है, इसमें इफिशियंसी जो रहती है एल्गोरिथम की वो मेजर्ड होती है, एज्यूम करते हैं हम सारे फैक्टर। प्रोसेसर स्पीड कांस्टेंट रहती है और कोई भी इफेक्ट नहीं रहता इम्प्लीमेंटेशन पे। पोस्टीरियर एनालिसिस का मतलब ये रहता है कि इंपेरिकल एनालिसिस रहती है एल्गोरिथम की, इसमें हम ये करते हैं कि किसी भी एल्गोरिथम को सिलेक्ट करते हैं जो कि इम्प्लीमेंट हुई है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। आपको सिर्फ ये दो बातें याद रखनी है, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं सारे ऑल अदर फैक्टर, और यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग स्पेस रिक्वायर्ड जो भी रहता है उसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है डिजाइनिंग टेक्निक, जो कि एल्गोरिथम की डिजाइनिंग टेक्निक होती है। आपने काफी सारी पढ़ रखी होगी, जैसे कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम रहती है और एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम रहती है। तो अब हम सबसे पहले एल्गोरिथम को डिजाइन करने के भी दो टाइप होते हैं। जैसे कि एल्गोरिथम को डिजाइन करने की काफी सारी टेक्निक्स होती है, दो टाइप नहीं होते, काफी सारी टेक्निक्स होती है, जिसमें पहली टेक्निक आती है डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक। अब ये डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक क्या है, देखिए डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक में हमको एक प्रॉब्लम दी है, हम डिवाइड करेंगे उसको स्मॉलर सब प्रॉब्लम में, ये सब प्रॉब्लम अपने आप को सॉल्व करेगी इंडिपेंडेंटली। If necessary, the solution of sub problem are combined to get a solution to the original problem। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज को देखिए ये डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है। ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम में हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं ओरिजिनल प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में, फिर कॉन्कर कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं सब प्रॉब्लम को इंडिविजुअली, कंबाइन कर रहे हैं सारे सॉल्यूशन को कि हमको सॉल्यूशन मिल जाए ओरिजिनल प्रॉब्लम का। ये प्रॉब्लम है, दिस आर दी डिफरेंट सब प्रॉब्लम, यहाँ पे ये सब अपने आप सॉल्व होगी, सबके अलग अलग सॉल्यूशन आएंगे, तीनों को कंबाइन करके हमारा एक सॉल्यूशन आ जाएगा प्रॉब्लम का। ये डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम रहती है, आपको ये चीज याद रखनी है, बहुत ही अच्छे से काम आने वाली है। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम जो कि यूज करते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक, जैसे कि रिकर्सिव बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हम जब करते हैं, अभी हम बाइनरी सर्च आगे पढ़ेंगे, एक सर्चिंग टेक्निक होती है। क्विक सॉर्ट, सॉर्टिंग भी हम पढ़ेंगे कि हमें जब कैसे सॉर्ट करना पड़ते हैं एलिमेंट असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मर्ज सॉर्ट, स्ट्रेस एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दिस आर दी सम एग्जांपल्स ऑफ एल्गोरिथम दैट दे यूज द डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक।
आपको याद रखना है डिवाइड और कॉन्कर टेक्निक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये एक डिजाइनिंग एल्गोरिथम है, मतलब एल्गोरिथम को डिजाइन करने का तरीका है। और इस टेक्निक में हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं स्मॉलर पार्ट में, वो अपने अपने आप सॉल्यूशन जो है उनको लाती है और फिर कंबाइन करके एक सॉल्यूशन बना लेती है ओरिजिनल प्रॉब्लम का। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमने ये डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ा। डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है, इसकी क्या एडवांटेज है कि ये सॉल्व करती है डिफिकल्ट प्रॉब्लम को आसानी से। इसी के साथ साथ पैरेललिज्म और प्रोसेस होती है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम के साथ। डिसएडवांटेज इसके ये है कि रिकर्शन इसको स्लो बना देता है और एक्स्ट्रा स्पेस लग जाती है ड्यू टू यूजेस ऑफ स्टैक फॉर दिस सब प्रॉब्लम। अगर हम कभी स्टैक का यूज करते हैं तो सब प्रॉब्लम के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए रहती है। ऐसी एक और एल्गोरिथम रहती है जिसको हम बोलते हैं ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। ठीक है, अब ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम क्या है? ये एक मोस्ट बेसिक और सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एल्गोरिथम है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रहता है प्रॉब्लम का। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रहता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इट इज एन एग्जिस्टिव एंड ट्रायल एंड एरर टेक्निक विच इवेल्युएट एवरी पॉसिबल आउटकम टू फाइंड अ सॉल्यूशन। मतलब ये एक ट्रायल और एरर टेक्निक रहती है जिसमें हम जितने भी पॉसिबल आउटकम रहते हैं सॉल्यूशन को फाइंड करने के, वो हम निकालते हैं। जैसे प्रॉब्लम है तो हम जनरेट कर रहे हैं सॉल्यूशन को। ठीक है, अगर ये वैलिड नहीं है तो हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पे, चेक इफ वैलिड। मूव नहीं है तो मतलब वैलिड नहीं है तो मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पे। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रहता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक लॉक है 4 डिजिट पिन का, तो डिजिट जो है वो 0 से 9 के बीच में चूज करना है। तो ब्रूट फोर्स क्या करेगा, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है एक बाय एक निकाल सकता है। जैसे कि 0001 0002, और ये तब तक निकालेगा जब तक कि हमें सही पिन नहीं मिल जाता। वर्स्ट केस में 10,000 ट्राई भी ले सकता है राइट कॉम्बिनेशन को फाइंड करने में। तो ये एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम होती है। इसके कुछ एडवांटेज है, सिंपल टू इम्प्लीमेंट और एप्लीकेबल है वाइड वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स में। डिसएडवांटेज ये है कि एवरेज इफिशिएंसी मिलती है हमें इससे, और टाइम कंज्यूमिंग लेती है। बड़ी बड़ी लार्ज स्केल प्रॉब्लम में 10,000 ट्राई बहुत होते हैं दोस्तों, अगर राइट कॉम्बिनेशन हमें फाइंड करना है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम एनालिसिस कर रहे हैं एल्गोरिथम का, तो हमें और कौन से टॉपिक पढ़ने, फिर हम इसमें आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें हर टॉपिक को कंप्लीट करना है, हमें एक भी टॉपिक को नहीं छोड़ना है, क्योंकि सारे टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम एल्गोरिथम जो है उसको कैसे एनालिसिस करते हैं। हमने एनालिसिस देखा कि हमने किस टाइप से। अब है ना, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान से देखिए कि मान लीजिए कि आपको कोई भी एल्गोरिथम है या कोई भी प्रोग्राम है, उसका अगर आपको स्टेप काउंट करने को आ जाता है। स्टेप काउंट कैसे, मतलब ये हमने एल्गोरिथम देखी थी, एल्गोरिथम हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज देखी थी। तो ये कुछ एल्गोरिथम है जैसे कि बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ब्रूट फोर्स, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, ये इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब कैसे निकालते हैं, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टेप काउंट कैसे करते हैं। जैसे कि ये लीनियर सर्च है, ठीक है, हम लीनियर सर्च की निकाल रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए एक फॉर लूप है, तो अब इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर लूप के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे कि i इज इक्वल टू 0 है तो हमने उसके कंपैरिजन में क्या लिया है, फिर i इज लेस देन n है तो हमने उसके कंपैरिजन में क्या लिया है, फिर i इज इक्वल टू i प्लस 1 है तो हमने यहाँ क्या कंसीडर करा है। तो इसमें कितनी स्टेप्स हो रही है, जैसे कि अगर इफ num इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ i, तो लिस्ट ऑफ i के लिए इज इक्वल टू के लिए हम n ले लेंगे, और लिस्ट ऑफ i इसके लिए हम n ले लेंगे तो 2n स्पेस लग रही है। फिर डिस्प्ले एलिमेंट फाउंड, तो यहाँ पे एक 1 ही स्टेप काउंट हो रही है, तो यहाँ पे 1। यहाँ पे जैसे जैसे स्टेप काउंट हो रही है आपको ये करना है, और एजम्पशन करना है कि ईच ऑपरेशन 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रहा है। ठीक है, रिटर्न ट्रू तो 1। फिर एंड इफ तो कोई कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ स्टेप काउंट नहीं हो रही। एंड फॉर यहाँ भी नहीं हो रही। रिटर्न फॉल्स, यहाँ पे कुछ रिटर्न हो रहा है इसलिए हम 1 काउंट कर रहे हैं। तो इस टाइप से आप जो है स्टेप्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आपको बहुत ही आगे अच्छे से काम आने वाला है। ये एल्गोरिथम टेक्निक है, आप इन्हें अच्छे से एक बार और देख सकते हैं अगर आपको अच्छे से इसे और अच्छे से समझना है। बाकी तो इतनी इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन्हें ध्यान रखना है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमने क्या पढ़ा, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम पढ़ ली और हमने डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ ली, पर इससे भी एक ऊपर अप्रोच आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रीडी स्ट्रेटेजी, ग्रीडी मेथड। अब ग्रीडी मेथड क्या होती है, ग्रीडी मेथड एक टेक्निक होती है, सिंपलेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच रहता है। इसको यूज करके हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ग्रीडी मेथड में डिसीजन को टेकन किया जाता है करंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन में। हम इसमें
ना तो प्रॉब्लम को सब डिवाइड करते हैं, ठीक है, ना तो हम ब्रूट फोर्स की तरह करते हैं कि जितने कॉम्बिनेशन होते हैं एक बाय एक लगाते हैं। ग्रीडी मेथड में हम क्या करते हैं, डिसीजन को सिर्फ करंट अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लेते हैं, बिना चिंता करे कि इसका आगे फ्यूचर में क्या डिसीजन होगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, ग्रीडी मेथड यही होती है। इस टेक्निक को डिटरमाइन करके, इस टेक्निक को यूज करके हम डिटरमाइन करते फिजिबल सॉल्यूशन, जो कि ऑप्टिमल हो सकता भी और नहीं भी हो सकता है। फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है कि एक सबसेट जो कि हमारी सेटिस्फाई करे गिवन कंडीशन को, और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, वो मोस्ट और बेस्ट फेवरेबल सॉल्यूशन रहता है। एग्जांपल समझाता हूं, देखिए यहां पे आप ध्यान से देखिए, मैं एक चीज बताता हूं आपको। ऑप्टिमल और फिजिबल का मतलब क्या होता है। मान लीजिए मुझे इंदौर से भोपाल जाना है, ठीक है, तो इंदौर से भोपाल जाना है, तो मेरा ऑप्टिमल तरीका क्या होगा, मेरे पास काफी सारे रूट हैं, जैसे कि रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4। अब जहां पे मुझे यहाँ पे रूट 2 से रूट 1 में जाने में मुझे 1 आवर लग रहा है, और रूट 4 जो है वो मिनिमम है। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें मिनिमम देखना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जैसे कि अगर फिजिबल सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे 1 घंटा लग रहा है, तो ये वाला चूज कर लेगा। ये नहीं देखेगा कि कौन सा एक्चुअली में मिनिमम है। मतलब कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात अगर करें तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन बेस्ट और मोस्ट फेवरेबल सॉल्यूशन लेता है। मतलब अगर हमें हाफ आवर लग रहा है रूट 4 से जाने में, तो हम सिर्फ उसे ले लेंगे। तो दिस आर दी ऑप्टिमल, दिस आर दी फिजिबल। फिजिबल क्या करता है कि सिर्फ एक ऐसा सबसेट होता है जो कि सेटिस्फाई करता है किसी भी गिवन कंडीशन या क्राइटेरिया को। ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ग्रीडी एल्गोरिथम की, जैसे कि अगर ग्रीडी एल्गोरिथम जो है वो 2 लोकल चॉइस बनाती है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन और एक फिजिबल सॉल्यूशन, और चूज करती है कुछ आइटम्स को और अदर करती है रिजेक्टेड आइटम को। ये कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में शॉर्टेस्ट पाथ की अगर बात करें, फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन, नैपसैक प्रॉब्लम, ये कुछ ग्रीडी अगर हम ग्रीडी स्ट्रेटेजी की बात करें, ग्रीडी मेथड की बात करें, तो उसकी एप्लीकेशंस होती है। एल्गोरिथम क्या होती है, देखिए एल्गोरिथम ग्रीडी की क्या होती है कि हम i से लेके 1 से लेके n तक चल रहे हैं, फिर x को हमने सिलेक्ट करा। अगर फिजिबल सॉल्यूशन है तो हम सॉल्यूशन को वो कर देंगे, नहीं तो रिटर्न करवा देंगे सॉल्यूशन को। ये ऑप्टिमल तरीका, फिजिबल तरीका, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस टाइप से फिजिबल सॉल्यूशन है। हमें मिनिमम करना है ऑब्जेक्टिव, और मिनिमम और मैक्सिमम। अब यहाँ पे ऑप्टिमल क्या लेता है, बेस्ट और मोस्ट फेवरेबल सॉल्यूशन लेता है, और फिजिबल क्या लेता है, जो कि सेटिस्फाई कर दे गिवन कंडीशन को, जो कि एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है और उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये ऑप्टिमल मर्ज पैटर्न है, ये इतना नहीं पढ़ना है हमें, ये इंटरव्यू के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कंसेप्ट ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग। अब देखिए हमने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, हमने एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली, इसी के साथ साथ ग्रीडी अप्रोच पढ़ लिया, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम क्या होता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये एल्गोरिथम की कुछ टेक्निक रहती है, जैसे कि ग्रीडी अप्रोच हो गया, फिर डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया। जैसे हमने डिवाइड एंड कॉन्कर देखा, ब्रूट फोर्स देखा, फिर हमने क्या देखा, ग्रीडी अप्रोच देख लिया, और अब हम देख रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या होता है, देखिए ग्रीडी हमने पूरा पढ़ लिया कि ग्रीडी में क्या क्या होता है, क्या क्या ग्रीडी के एग्जांपल होते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक मेथड रहती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, जिसमें हम ब्रेक करते हैं कलेक्शन को सिंपलर सब प्रॉब्लम में, और सॉल्व करते हैं इस सब प्रॉब्लम को एक बार, और स्टोर करते हैं इनके सॉल्यूशन मेमोरी में, जैसे अरे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, ठीक है, अब मैंने उसमें से कुछ आउटपुट निकाल लिया, मैंने उसे हटा दिया, और मुझे क्या करना है, वापस से उसका यूज करना है। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेथड रहती है सॉल्व प्रॉब्लम करने के लिए, जिसमें आप ब्रेक करते हैं प्रॉब्लम को सिंपल सब प्रॉब्लम में, और उन सिंपलर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एक बार, और उनके जो सॉल्यूशन होते हैं वो अरे में स्टोर करवा देते हैं। जब आपको नेक्स्ट टाइम उन सब प्रॉब्लम की जरूरत पड़ती है उसके सॉल्यूशन रिकम्प्यूट करने की, तो आप डायरेक्टली उन्हें ले लेते हैं, और इस टाइप से आपका आंसर आ जाता है। जैसे कि 1 + 2 + 3 है, तो अब हम यहाँ पे पता है क्या कर देंगे, जैसे कि ये इसका पूरा आंसर क्या है, 6 है। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमें एक और मतलब एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है, जैसे 1 + 2 + 3 + 1, तो 1 + 2 + 3 का तो हमारे पास ऑलरेडी स्टोर है 6, तो यहाँ पे 6 है तो हम 6 को डायरेक्ट कंसिडर करेंगे, और ये 1 है तो 7, मतलब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, मतलब रिपीटेड हम इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए मेमोराइजेशन क्या टेक्निक होती है, ये एक टेक्निक होती है जिससे कि
जो शॉर्टिंग सॉल्यूशंस रहते हैं सब प्रॉब्लम के, उनको हमें बार बार रिकम्प्यूट नहीं करना पड़ता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी एल्गोरिथम रहती है, डिजाइन टेक्निक रहती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम की, मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग। डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक की तरह डायनेमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व करती है प्रॉब्लम को बाय कंबाइनिंग सॉल्यूशन टू सब प्रॉब्लम। डीपी में पता है क्या होता है दोस्तों, कि ओवरलैपिंग होती है सब प्रॉब्लम की, वाइल इन डायनेमिक डिवाइड एंड कॉन्कर देयर आर नो ओवरलैप्ड सब प्रॉब्लम। यहाँ पे ओवरलैप्ड भी हो सकता है, रिपीटेड भी हो सकता है, पर डिवाइड एंड कॉन्कर में ओवरलैप नहीं हो सकता है। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिलिटी, हमें ये इतना नहीं पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन ग्रीडी टेक्निक एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ये आपको ध्यान रखना है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ग्रीडी टेक्निक के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए, बोथ आर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये दोनों ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। इसी के साथ साथ ग्रीडी मेथड में ऑप्टिमिलिटी का कोई भी प्रिंसिपल नहीं होता है। इसी के साथ साथ ये ऑप्टिमिलिटी का प्रिंसिपल यूज करती है। ये प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिलिटी आप इसे पढ़ सकते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर हमें किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हमें कितना सॉल्यूशन को ऑप्टिमल लेना है, जो हमारा बेस्ट और फेवरेबल सॉल्यूशन है। ग्रीडी मेथड में डिसीजन रो जो रहता है वो करंट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे लिया जाता है, और डीपी में ऐसा रहता है कि सॉल्यूशन को हम प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं और उसको देखते हैं, और जब हमें उससे ज़रूरत पड़ती है तो सीक्वेंस ऑफ डिसीजन के फॉर्म में उसे हम कंसीडर कर लेते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज़ देखिए कि ये डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है सॉल्यूशन निकालने का प्रॉब्लम का, और ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि हमको यहाँ पे सॉल्यूशन के पॉसिबल करने पड़ते सारे सॉल्यूशन, सिलेक्ट करना पड़ता है बेस्ट और ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ग्रीडी मेथड कभी भी पीछे नहीं जाता है या रिवाइज नहीं करता है प्रीवियस चॉइसेस। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि 1 + 2 + 6, तो हम पीछे भी जा सकते हैं, पीछे देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम डीपी की बात करें तो डीपी बैक भी जा सकता है और रिवाइज कर सकता है प्रीवियस चॉइसेस, क्योंकि उसको प्रीवियस वाले रिजल्ट्स को लेना है, कंसिडर करना है। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि हमने ग्रीडी अप्रोच पढ़ लिया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ लिया, दिस आर दी सम एल्गोरिथम टेक्निक दैट आर यूज्ड फॉर, ये हैशिंग और हैश टेबल भी हमें पढ़ना है। एल्गोरिथम हमने देख लिया। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मतलब एल्गोरिथम सेक्शन से रिलेटेड, जो कि जावा और एनफीटीक्यू पाइथन दोनों में है। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आता है, जैसे कि हमने एल्गोरिथम पढ़ा, तो यहाँ पे अगर आप दोनों सेक्शन में देखेंगे, ये पाइथन है ये जावा है, तो अब सर्चिंग एल्गोरिथम आता है, और उसके बाद यहाँ पे भी सर्चिंग एल्गोरिथम आता है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं सर्चिंग। सर्चिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि हम आइटम को फाइंड करते हैं किसी भी स्पेसिफाइड प्रॉपर्टीज के साथ फ्रॉम कलेक्शन ऑफ आइटम। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि हमें कुछ भी किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस को यूज करना पड़ता है जिसको हम सर्चिंग बोलते हैं। आइटम्स जो है वो स्टोर्ड होते हैं एज अ रिकॉर्ड इन डेटाबेस, सिंपल डेटा एलिमेंट इन अरे, नोड्स इन ट्री, वर्टाइसेस एंड एज इन अ ग्राफ। आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर कोई भी रिकॉर्ड में कुछ भी आइटम स्टोर हो रहे हैं डेटाबेस में, सिंपल डेटा एलिमेंट जो अरे में स्टोर हो रहे हैं, नोड, ट्री में, वर्टाइसेस, एजेस, ग्राफ में, हमें उसमें से भी सर्चिंग करना पड़ सकती है। वाई वी नीड सर्चिंग। अब देखिए हमें सर्चिंग की जरूरत क्यों पड़ी। हम ये जानते हैं कि कंप्यूटर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है। अब उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से रिट्रीव करना, क्योंकि हमें जब भी उसकी ज़रूरत है तो हम उस इंफॉर्मेशन को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, तो हमें इफ़िशिएंट सर्चिंग एल्गोरिथम्स की यूज़ करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमें कम टाइम में अच्छे से उसे रिट्रीव करना है तो हमें कैसे इफ़िशिएंटली हम यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमें हमारा डेटा को एक बहुत ही अच्छे प्रॉपर ऑर्डर में रखना पड़ेगा, जिससे कि हम सर्च कर सके रिक्वायर्ड एलिमेंट को। ठीक है, सॉर्टिंग एक ऐसा तरीका होता है, जैसे सर्चिंग से तो हम पर्टिकुलर सर्च करते हैं जिससे कि हमारा डेटा रिट्रीव हो जाए, बट सॉर्टिंग एक ऐसा तरीका होता है, हम आगे पढ़ने वाले इसके बारे में। सॉर्टिंग एक ऐसा तरीका होता है जिससे कि हम क्या करते हैं, एलिमेंट को ऑर्डर्ड वे में जमा देते हैं, मतलब एक सीक्वेंस में जमा देते हैं, ऑर्डर्ड तरीका रहता है उसमें हम उसे जमा देते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए कि टाइप ऑफ सर्चिंग, कितनी टाइप ऑफ सर्चिंग है, जैसे कि लीनियर सर्च जो कि अनऑर्डर्ड, सॉर्टेड, बाइनरी सर्च, फिर ये सिंबल, टेबल एंड हैशिंग, ये इस टाइप की बहुत सारी सर्चिंग होती है जो कि आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान से समझिए कि सर्चिंग जो है वो कितने टाइप की होती है और एक्चुअली में हम सर्चिंग का क्यों यूज़ करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने शायद यहाँ पे एक पॉइंट जो है
एक पेज शायद मुझसे रह गया है दोस्तों। यहाँ पे सर्चिंग के कुछ दो टाइप भी होते हैं, जिसको हम इंटरनल सर्चिंग, नो दोस्तों, हाँ सही है, सर्चिंग सही है, वो शॉर्टिंग में आता है दोस्तों। तो इस टाइप से अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट टाइप, जिसका नाम है लीनियर सर्च। लीनियर सर्च सिंपलेस्ट सर्च और एल्गोरिथम रहती है, और ये सबसे और ये यूज करी जाने वाली होती है, और इसको हम सिक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं। इस टाइप की सर्चिंग में हम सिंपली ट्रैवर्स करते हैं लिस्ट को कंप्लीटली, और मैच करते हैं ईच एलिमेंट को लिस्ट के साथ विद द आइटम हुज लोकेशन इज टू बी फाइंड। मान लीजिए मुझे यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को सर्च करना है, जैसे कि k इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे k इज इक्वल्स टू 1 को मुझे सर्च करना है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि लीनियर सर्च कैसे वर्क करता है। जैसे कि ये 2 4 0 1 9 है, तो यहाँ पे इनकी इंडेक्स देखिए 0 1 2 3 4। अब स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट, कंपेयर के विथ ईच एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करो यहाँ से, अब सारों को कंपेयर करो। के इज इक्वल टू 1, ये 1 है, नहीं ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए ये है x इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 4, यहाँ पे हमें नहीं मिला। मतलब यहाँ पे आपको शुरुआत से देखनी है। के इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 2 नहीं, के इज इक्वल टू 4, के इज इक्वल टू 1 नहीं, के इज इक्वल टू 0 नहीं, फिर ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल, इफ x इज इक्वल टू k देन रिटर्न इंडेक्स। जहां पे हमें एलिमेंट मिल रहा है उसकी इंडेक्स रिटर्न करो, 0 1 2 3, इंडेक्स रिटर्न करी 3, एल्स रिटर्न नॉट फाउंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी इंडेक्स रिटर्न हो जाएगी, मतलब x इज इक्वल टू 1, तो ये इंडेक्स रिटर्न हो जाएगी। तो ये लीनियर सर्च का इंप्लीमेंटेशन है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। लीनियर सर्च को अनसॉर्टेड और अनऑर्डर्ड लिस्ट पे लगाया जाता है, जहां पे बहुत ही कम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। किसी भी लिस्ट में फ्यूअर एलिमेंट होते हैं, ज्यादा भी कम नहीं बोल सकते पर फ्यूअर बोल सकते हैं। लीनियर सर्च का इंप्लीमेंटेशन है पाइथन में। आप देख सकते हैं कि हमने एक सर्च जो है फंक्शन को बनाया है। यहाँ पे हमारे पास अरे और एक्स है, हम एक लूप चला रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारी सारी वैल्यू इससे कंसिडर होगी जो हमें एलिमेंट फाइंड करना है। हमें एलिमेंट मिल जाता है, हम इंडेक्स को रिटर्न करवा देंगे, और अगर नहीं मिलता है तो रिटर्न -1, एल्स हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि किस टाइप से रिटर्न नॉट फाउंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे अरे देख सकते हैं और एलिमेंट नॉट फाउंड, एल्स हम ये प्रिंट करवा सकते हैं। अब आप यहाँ पे एडवांटेज इसके देख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी होता है, और लीनियर सर्च को हम बहुत सॉर्टेड और अनसॉर्टेड लिस्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सॉर्टेड का मतलब ये रहता है कि पूरी जमी हुई आई है 1 2 3 4 5। अनसॉर्टेड में हमें कुछ भी दिया हुआ है 94 96 89 इस टाइप से। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, अगर लिस्ट में लार्ज नंबर ऑफ डेटा है तो सर्चिंग ये काम नहीं आ पाती है। और इफ देयर इज 200 एलिमेंट इन द लिस्ट एंड यू वांट टू सर्च एलिमेंट एट पोजीशन 199, देन हमको पूरी एंटायर लिस्ट को सर्च करना पड़ेगा, जो कि बहुत कंज्यूम करेगा टाइम। ये डिसएडवांटेज है लीनियर सर्च का। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि बाइनरी सर्च क्या है। बाइनरी सर्च एक सॉर्टेड टेक्निक है जो कि इफिशिएंटली वर्क करती है सॉर्टेड लिस्ट पे। बाइनरी सर्च फॉलो करती है डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, जिसमें लिस्ट को डिवाइडेड कर देती है दो सब पार्ट में, जिसमें से आइटम कंपेयर्ड होता है मिडिल ऑफ एलिमेंट लिस्ट। अगर मैच फाउंड होता है, मतलब हमको जो चाहिए वो फाउंड हो जाता है, तो जो लोकेशन है मिडिल एलिमेंट की वो रिटर्न हो जाती है। अदरवाइज हम सर्च करते हैं हाफ पार्ट में। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ध्यान से दिखाता हूँ। देखिए हमें यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। जैसे कि लिस्ट शुड बी सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमी होना चाहिए। रूल क्या है बाइनरी सर्च के, सॉर्टेड लिस्ट भी अप्लाई होती है, अनसॉर्टेड में नहीं कर सकते। लीनियर सर्च अनसॉर्टेड में भी चलता है। सॉर्टेड मतलब एक पर्टिकुलर है ऑर्डर में, जैसे कि 10 20 30 40 50। अब ये अनसॉर्टेड थी, जैसे कि 50 40, तो इसको जमाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कभी भी बाइनरी सर्च करें ये याद रखना है। इसी के साथ साथ जैसे 10 20 30 40 50, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए इनकी इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लेंथ ऑफ अरे क्या है, 5 है। 1 2 3 4 5, इसकी लेंथ क्या है, 5 है। क्योंकि हमारा जो तरीका है वो हमारा यही तरीका है कि बाइनरी सर्च को हमें कैसे करना है। और ये मिड वैल्यू है। सबसे पहले इसकी मिड वैल्यू फाइंड करो। मिड वैल्यू फाइंड करी तो मिड वैल्यू का हाई इंडेक्स क्या है, जैसे कि 0 1 2 3 4। इसकी हाई इंडेक्स क्या है, मतलब सबसे ज्यादा लास्ट इंडेक्स, और हाई इंडेक्स बोलेंगे 4। लो इंडेक्स इसकी 0 से स्टार्ट हो रही है, 4 पे खत्म हो रही है। अब फॉर्मूला देखिए, पहले मिड वैल्यू निकाली, फिर लो प्लस हाई इज इक्वल टू 2। मिड वैल्यू हमारी 30, 0 और ये क्या हो गया 4 हो गया, तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 2। सो वी टेक फ्लोर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे 4 इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना, अगर यहाँ पे
मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट में भी वैल्यू आ जाती है तो हमें फ्लोर वैल्यू को लेना है। तो हमारे पास क्या आ गई, मिड की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो बाइनरी सर्च का इंप्लीमेंटेशन क्या है कि कंपेयर एक्स को करो मिडिल एलिमेंट के साथ, अगर एक्स मैच हो जाता है मिडिल एलिमेंट के साथ तो रिटर्न कर दो मिड का इंडेक्स, एल्स अगर एक्स ग्रेटर है मिड एलिमेंट से तो देन एक्स ओनली करेगा राइट पार्ट में, नहीं तो फिर वो लेफ्ट पार्ट में जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि बाइनरी सर्च के 3 केसेस होते हैं। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मिडिल एलिमेंट निकालना है, अरे का मिडिल एलिमेंट निकाल लिया, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2। कंपेयर करना है मिडिल एलिमेंट को आइटम के साथ, आइटम क्या है जिसको हम सर्च कर रहे हैं। 3 केसेस हो सकते हैं, अगर हमें डिजायर्ड एलिमेंट मिल गया, ठीक है, जो हमें आइटम मिल गया तो सर्च सक्सेसफुल हो गई। अगर डिजायर्ड एलिमेंट से वो छोटा हुआ तो वो फर्स्ट हाफ ऑफ अरे मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे रहेगा, और अगर वो ग्रेटर हुआ डिजायर्ड एलिमेंट से तो वो सेकेंड हाफ ऑफ अरे में रहेगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि हमारी ये फर्स्ट वैल्यू है, ये फर्स्ट हाफ है, सेकेंड हाफ है, मिडिल वैल्यू है, तो आपको इस चीज से ध्यान रखना है। बाइनरी सर्च का आप इम्प्लीमेंटेशन देख सकते हैं, एक अरे है, फर्स्ट फाइंड लोकेशन करनी है हमको 23 इन अरे, तो बिगनिंग किससे हो रही है, 0 इंडेक्स से हो रही है और 8 पे खत्म हो रही है। तो मिड का फॉर्मूला क्या है कि हमको इंट बिग प्लस एंड मतलब 0 + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी वैल्यू है 4। अब आप यहाँ पे ए को मिड से मतलब कंपेयर कीजिए, मिड को, ए मतलब क्या है हमारा, ए ऑफ 4 पे देखिए 13 वैल्यू है, तो क्या हमें 13 फाइंड करना है, नहीं, ठीक है। उसके बाद हम फिर कंपेयर करेंगे मिड एलिमेंट को आइटम के साथ, हमारे ये जो वैल्यू आया है इसको 23 के साथ हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। 23 क्या है, 13 इज, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 13 इज लेस देन 23, देन बिगनिंग इज इक्वल टू मिड प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो ये हमें कुछ ऐसी स्टेप्स फॉलो करनी है। यहाँ पे आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपकी वैल्यू लेसर आ रही है तो वो फर्स्ट हाफ में रहेगा, और अगर वैल्यू ज्यादा आ रही है, बड़ी आ रही है, तो वो सेकेंड हाफ में रहेगा। इस टाइप से आप इसे कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने सर्चिंग पढ़ी, सर्चिंग में हमने लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च पढ़ ली, बहुत ही काम आने वाला है। सर्चिंग आप हैंड रिटन नोट्स से देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी कंसिडर करा है। अब बढ़ते हैं सॉर्टिंग की तरफ से। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है कि ऑपरेशन करना, अरेंज करना डेटा को एक गिवन ऑर्डर में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सॉर्टिंग 2 टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग, ठीक है। इंटरनल सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी में रहती है, अप्लाई होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा में, और एक्सटर्नल सॉर्टिंग अप्लाई होती है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में। इंटरनल में सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, क्विक, मर्ज, रेडिक्स, शेल, हीप, दिस आर दी सम सॉर्ट इंटरनल सॉर्ट। और एक्सटर्नल में नेचुरल, बैलेंस्ड, पॉलीफेस, के वे, तो ये बहुत सारी रहती है। हमें इंटरनल सॉर्टिंग के बारे में और एक्सटर्नल सॉर्टिंग के बारे में पता होना चाहिए। इंटरनल सॉर्टिंग अप्लाई होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा पे, एक्सटर्नल सॉर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे अप्लाई होती है। इंटायर सॉर्टिंग एक ही मेमोरी में डन हो जाती है, और इंटायर सॉर्टिंग डन नहीं होती है मेन मेमोरी में। इसको कम टाइम चाहिए रहता है सॉर्ट करने के लिए, इसको ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है। यहाँ पे हमें स्वैप नहीं करना पड़ता है रिकॉर्ड को, यहाँ पे कभी कभी स्वैप करना पड़ता है। ये आप ध्यान याद रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि अब कितने टाइप की सॉर्टिंग हमें पढ़नी है, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, अगर मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, ये सब इंपॉर्टेंट सॉर्ट है, हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बबल सॉर्ट क्या होता है। देखिए, बबल, वाई बबल आर टॉप, बिकॉज वेट इज लेस फ्रॉम वाटर। देखिए, वाटर रहता है, वाटर में बबल जो रहते हैं वो सबसे ऊपर रहते हैं वाटर के। क्यों, वो क्यों रहते हैं, क्योंकि वेट जो रहता है उनका, बबल का जो वेट रहता है वो लेस रहता है वाटर से। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है, ईच एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं एडजेसेंट एलिमेंट के साथ। एडजेसेंट एलिमेंट, अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एडजेसेंट एलिमेंट से कैसे कंपेयर करेंगे। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन, 2 कंडीशन का ध्यान रखिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट लार्जर हुआ सेकेंड से तो फर्स्ट की पोजीशन एलिमेंट की इंटरचेंज हो जाएगी, अदरवाइज नहीं चेंज होगी। फिर नेक्स्ट एलिमेंट कंपेयर्ड होगा, और ये सेम प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक कि सारा सॉर्टेड में नहीं आ जाता, ठीक है। अब कैसे सॉर्टेड में नहीं आ जाता, देखिए ये एक हमें दी है 1 7 3 2 5 0 8, ये अनसॉर्टेड है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, एडजेसेंट एलिमेंट मतलब इसके बाद, इफ 1 इज ग्रेटर देन 7, 1 क्या बड़ा है क्या 7 से, नहीं बड़ा है, सो इट्स पोजीशन इज चेंज बिकॉज 3 बबल आर ऑन टॉप। आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट लार्जर है सेकेंड 1 से तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट आर इंटरचेंज, मतलब इंटरचेंज नहीं होगी, फर्स्ट एलिमेंट बड़ा नहीं होना चाहिए, जैसे कि 1 और 7 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया,
द नेक्स्ट एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ एडजेसेंट एलिमेंट इफ 1 इज ग्रेटर देन 7, 1 बड़ा नहीं है 7 से, मतलब 1 तो छोटा है 7 से, तो सिर्फ सो इट्स पोजीशन इज चेंज बिकॉज बबल ऑन टॉप। तो यहाँ पे पोजीशन चेंज होगी क्योंकि यहाँ पे अगर फर्स्ट एलिमेंट लार्जर है सेकेंड 1 से तो पोजीशन एलिमेंट की इंटरचेंज नहीं होगी, ये बड़ा नहीं है ये तो छोटा है तो इससे चेंज हो जाएगी। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे एक पास हो रहे हैं, जैसे कि हमने पास 1 लिया, 1 1 1 1 7 7 सारी वैल्यू लिखी, देखिए 1 और 7 को कंपेयर करा, फिर हमने यहाँ पे चीज देखी 7 7 3 3, तो इस टाइप से यहाँ पे पास हो रहे हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइप से हमारे जो एलिमेंट्स है वो जम रहा है, ये पास 2 है, ये पास 3 है। आप इन्हें आराम से देख सकते हैं, आपको सिर्फ कंडीशंस को डिटरमाइन करना है और इसके आंसर निकालने हैं। और जब आप इन्हें लास्ट में देखेंगे तो आपका जो अरे रहेगा या आपकी जो लिस्ट रहेगी वो पूरी सॉर्टेड हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है कि हमें एलिमेंट की जो पोजीशन है उनको कैसे चेंज करना है, क्योंकि हमें एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है इस कंडीशन को, ठीक है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ये बबल सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, आप इसे देख सकते हैं, ये काम आ सकता है क्योंकि क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है, देखिए सॉर्टिंग में हमने फर्स्ट टेक्निक पढ़ी बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट में ये होता है कि हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालते हैं अरे का, उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालते हैं अरे का, फिर उसको सेकंड पे रखते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलती है जब तक कि सॉर्टेड नहीं हो जाता, रिवर्स बोलते हैं इसको बबल सॉर्ट का। जैसे कि 5 7 3 6 2 8 4 1, 1 सबसे छोटा है उठा के फर्स्ट पे रखो, फिर 2 सबसे छोटा है फिर इधर, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिलेक्शन सॉर्ट है, मतलब एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और प्लेस्ड कर रहे हैं और हमारी सॉर्टेड लिस्ट निकाल रहे हैं। सिलेक्शन सॉर्ट को हम क्यों कंपैरिजन करते हैं, बबल सॉर्ट में हमें मल्टीपल स्वैपिंग लगती है, मल्टीपल स्वैपिंग मतलब एक ही बार में हमें बहुत सारी स्वैपिंग करनी पड़ती है, इसलिए स्वैपिंग जो है वो सीपीयू पावर और मेमोरी दोनों लेती है, इसलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं करते, सिलेक्शन सॉर्ट में हम ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब उल्टा घुमा रहे हैं, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ले रहे हैं, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट, फिर थर्ड स्मॉलेस्ट, तो पूरी लिस्ट हमारी सॉर्टेड हो जाती है। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट सॉर्ट आती है इंसर्शन सॉर्ट, ये सिंपल सॉर्टिंग टेक्निक होती है जो कि बिल्ड होती है फाइनल सॉर्टेड लिस्ट 1 आइटम एट अ टाइम, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि सारे एलिमेंट से जाते हैं लिस्ट के और इंडेक्स फाइंड करते हैं और इंसर्ट करते हैं उनको करेक्ट पोजीशन पे। अब आपको यहाँ पे इंडेक्स फाइंड करनी है और करेक्ट पोजीशन पे उनको जो है वो जमाना है। जैसे कि आप यहाँ पे पास 1 देख सकते हैं, इसमें हमने किस टाइप से इसे परफॉर्म किया, हमने पूरा लिस्ट को रखा है। अब हमें यहाँ पे देखना है कि सारे एलिमेंट्स में जा रहे हैं और एक बाय एक जमा रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये कुछ सॉर्टिंग टेक्निक्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब इसमें से एक और सॉर्टिंग टेक्निक आती है मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनिएंट डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम है। इसको यूज किया जाता है सॉर्ट द वैल्यू इन एनी ट्रेवर्सेबल डेटा स्ट्रक्चर सच एज द लिस्ट। ये डिवाइड करती है इनपुट अरे को दो हाफ में, खुद को दो हाफ बोलती है, और मर्ज करती है दो सॉर्टेड हाफ को, मतलब एक लेफ्ट को करती है एक राइट को करती है, मर्ज फंक्शन की यूज की मदद से। मर्ज सॉर्ट है, सबसे पहले वो मिडिल पॉइंट निकालेगी, डिवाइड करेगी अरे को 2 हाफ में। इसके बाद साथ फिर वो क्या करेगी, फर्स्ट हाफ को कॉल करेगी जिसमें पूरा फर्स्ट हाफ सॉल्व होगा, फिर सेकेंड हाफ, फिर वो सॉल्व कर देगी 2 हाफ को सॉर्टेड इन स्टेप सेकेंड एंड थर्ड, जिससे कि हमारा सॉल्यूशन आ जाए। ये मर्ज सॉर्ट रहती है, आपको ध्यान रखना है। क्विक सॉर्ट क्या होता है, क्विक सॉर्ट एक पॉपुलर सॉर्टिंग एल्गोरिथम है और ये राइट साइड अलोंग मर्ज सॉर्ट यूज होती है। ये इफिशिएंट सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। क्विक सॉर्ट में क्या होता है, डिवाइड करो कलेक्शन को 2 इक्वल पार्ट में स्यूडो रैंडम एलिमेंट को लेके, जिसको हम पाइवोट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एलिमेंट जो कि पाइवोट से स्मॉलर हैं तो हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे पाइवोट के, और एलिमेंट जो कि लार्ज है पाइवोट से हम तो राइट की तरफ जाएंगे। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगी जब तक कि हमारा होल अरे सॉर्टेड नहीं हो जाता। तो दिस आर दी सम सॉर्टिंग टेक्निक्स दैट आर कॉल्ड द मर्ज सॉर्ट एंड द क्विक सॉर्ट। अब आप यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखिएगा कि जब हमने हमारे लास्ट वाली वीडियो में ट्री पढ़ा था, तो ट्री में आप इस नोट्स को कंसीडर कर लीजिएगा, क्योंकि ट्री में आपको बेसिक चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो ये ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें देख सकते हैं। ट्री और ग्राफ के जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस टाइप से हमारा ये जो था ये सर्चिंग और सॉर्टिंग खत्म हो चुका है। सर्चिंग और सॉर्टिंग हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे कुछ टॉपिक तो छूटे नहीं है। हमें यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है। अब हम यहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं हैशिंग। ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है आज की वीडियो का, क्योंकि हैशिंग और हैश टेबल ही लास्ट कंसेप्ट है। अब एक बैंक है, उनको स्टोर करनी है और रिट्रीव करनी है डिटेल 1 मिलियन कस्टमर की, ठीक है।
तो सपोज एक की जो रहती है, मतलब एक चाबी जो रहती है, वो आइडेंटिफाई करती है ईच कस्टमर का रिकॉर्ड इज द कस्टमर नेम फॉलोड बाय 11 डिजिट अकाउंट नंबर। तो कितने कंपैरिजन लगेंगे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कस्टमर रिकॉर्ड गिवन द की। तो अब हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अब हम इसे कैसे करते हैं, तो हैशिंग नाम की एक प्रोसेस रहती है जो कि ट्रांसफॉर्म करती है सेट ऑफ कैरेक्टर की को इनटू अ शॉर्टर फिक्स्ड लेंथ इंटीजर वैल्यू। मतलब वो एक शॉर्ट वे में जो करती है, फिक्स्ड कर देती है किसी भी इंटीजर वैल्यू को। ये शॉर्टर फिक्स्ड लेंथ इंटीजर वैल्यू रिप्रेजेंट करती है ओरिजिनल सेट ऑफ कैरेक्टर, जिसको हम हैश वैल्यू या हैश बोलते हैं। अब हैश फंक्शन जो रहता है उसको यूज करके हम जनरेट करते हैं हैश वैल्यू फ्रॉम ओरिजिनल सेट ऑफ कैरेक्टर की। बहुत सारी एल्गोरिथम रहती है जो कि अराइव होती है हैश फंक्शन में। अब आप यहाँ पे देखिए, सपोज हमारे पास की वैल्यू पेयर है। ये की है ISR इजराइल, फिर इंडिया का इंडिया, फिर PER पेरू, इस टाइप से कुछ कंट्रीज के एब्रीवेशन है। ये की वैल्यू है। सपोज वी वांट टू स्टोर द कंट्री नेम बेस्ड ऑन इट्स की। हमको कंट्री का नाम जो है वो उसकी की के बेसिस पे स्टोर करना है हैश फंक्शन का यूज करके। तो हम कैसे करेंगे, अब वर्क यहाँ पे ध्यान से देखें। हैश वैल्यू जो है वो करस्पॉन्डिंग ईच की कैन बी जनरेटेड। अब यहाँ पे हैश वैल्यू जो है वो जनरेटेड होगी। जैसे कि की क्या है, ऑर्डर क्या है I, फिर यहाँ पे S, फिर R। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें इसका ऑर्डर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये इसकी ASCII वैल्यू निकालेगा ऑफ कैरेक्टर एट ith पोजीशन इन के, इसकी ASCII वैल्यू निकालेगा। तो ये इसकी ASCII वैल्यू, फिर ये इसकी ASCII वैल्यू। फिर यहाँ पे हमें ये फॉर्मूले को याद रखना है कि किस टाइप से 1 2 3 4 5 हम किस टाइप से जो है वो पूरा ऑर्डर निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमने इसे करा, फिर इसकी हमने जो भी वैल्यू, जैसे इनको पूरा कैलकुलेट करा और इसकी ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकल गई। मतलब हैश फंक्शन जो है वो जनरेट कर रहा है सेम हैश वैल्यू आउटपुट फॉर अ गिवन की इनपुट। मतलब अगर हम एक जैसा इनपुट देंगे तो वो आउटपुट जो है वो सेम ही जनरेट करने वाला है। की यूनिक होना चाहिए और गिवन की ओनली वन वैल्यू बनाएगी की वैल्यू पेयर में। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि किस टाइप से हम इसे पूरा जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अगर हम SWS स्वीडन को भी जोड़ देते हैं और हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इंडिया और स्वीडन की वैल्यू 4 है। तो दोनों जनरेट कर रहे हैं सेम हैश वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि हैश फंक्शन जो है वो कंप्यूट कर रहा है सेम हैश वैल्यू फॉर मल्टीपल की, और इसी को हम कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन का मतलब यही होता है कि यहाँ पे जो सेम हैश वैल्यू जो है वो जनरेट हो जाती है। तो ये ऑकर इसलिए होता है क्योंकि मल्टीपल पॉसिबिलिटीज रहती है इनपुट की, जो कि बड़ी होती है आउटपुट हैश वैल्यू से। इस एग्जाम्पल में ध्यान से एक चीज को देखिए कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 0 से 4 में। तो अब इसके लिए क्या आता है, हैश टेबल आता है। हैश टेबल एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि मैप करता है पर्टिकुलर की को उसके वैल्यू के साथ। ठीक है, इसी के साथ साथ हैश टेबल में हैश रिफर करता है इंडेक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन हैश टेबल बेस्ड ऑन द हैश फंक्शन। हैश टेबल जो रहता है वो बहुत ही जल्दी से सर्च कर लेता है एक्चुअल वैल्यू बेस्ड ऑन द हैश फ्रॉम इट्स की। अब आप यहाँ पे देखिए, हैश विदाउट कोलिजन। कोलिजन मतलब यहाँ पे इन सब में से किसी की भी वैल्यू सेम नहीं है। जैसे कि ये हैश वैल्यू है 31420, कैसे हैश वैल्यू निकालनी है, ये फॉर्मूले से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइप से पूरा फॉर्मूला रखना है। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये वैल्यू है और ये की है। हैश वैल्यू और हैश फंक्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनपीटीक्यू में, हमने सॉल्व भी किए। इजराइल, पेरू, इंडिया, फिजी, कनाडा, इनकी एक भी वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, तो हमने हैश वैल्यू को जमा दिया 0 1 2 3 4 और उसके हिसाब से हमें इन्हें जमा दिया। हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हैशिंग विद कोलिजन देखिए, हैशिंग विद कोलिजन में क्या है, 3 1 4 2 है। अब यहाँ पे 0 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कनाडा, पेरू, फिजी, इजराइल और इंडिया और स्वीडन दोनों की है। कोलिजन का मतलब कोई भी दो हैश वैल्यू सेम होना, किसी भी अगर हम वैल्यू की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग हैश वैल्यू सेम होना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन ऑफ द टेक्निक यूज्ड फॉर हैंडलिंग कोलिजन इज नोन एज सेपरेट चेनिंग। इन केस ऑफ इंस्टेड ऑफ हैश टेबल कंटेनिंग अ रेफरेंस टू वन वैल्यू, वो रेफरेंस बनाएगा। तो इसके लिए हम सेपरेट चेनिंग का यूज करते हैं। तो ये कंसेप्ट से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस टाइप से ये हैशिंग और हैश टेबल है। दोस्तों इस टाइप से आज की वीडियो थी जिसमें हमने एनपीटीक्यू यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। मतलब हमारा डेटा स्ट्रक्चर का कोर्स फिनिश हो गया है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हमारा फिनिश हो गया है, डीबीएमएस हमारा फिनिश हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा में नहीं है, आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। पाइथन मैंने पढ़ा दिया है, डीबीएमएस हो गया है, पाइथन हो गया है। अब खाली बचता है दोस्तों जावा।
जावा के 2 पार्ट हैं इन्फिटिक्यू वेबसाइट पे। देखिए दोस्तों, 1-2 दिन, अब 25 तारीख तो आज हो ही गई है। अगर आप कहीं से उसे पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जावा की जो 2 वीडियो है पार्ट की वो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूं। अगर कभी वो वीडियो नहीं आ पाती है तो आप उसे कहीं और से पढ़ लीजिए। इसी के साथ साथ काफ़ी सारे रिसोर्सेज मैं आपको बता दूंगा और आज दिन में मैं आपको जो है हमारे ब्लॉग पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए। हैंड रिटन नोट्स को प्रेफर कीजिए, बहुत अच्छे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बेस्ट ऑफ लक्स एग्जाम के लिए। वैसे तो मैं एक लाइव सेशन बहुत ही जल्दी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। लाइव सेशन की प्लानिंग चल रही है दोस्तों, जिसमें कि मैं आपको बता दूं आपको कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी है क्वालिफायर राउंड में, और आप कितने आसान मतलब लेस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।